हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिकों का क्रम चल रहा था, हम अपना अगला लेसन पढ़ रहे थे और अपने इस अगले लेसन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इस टॉपिक का नाम था न्यूटन के गति संबंधित नियम। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, न्यूटन के गति से संबंधित नियम या न्यूटन के गति संबंधित नियम। इन टॉपिकों को एक बार हम रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यूटन ने हमें गति के 3 समीकरण दिए थे, तो वो तीनों समीकरणों का यूज, उन तीनों समीकरणों पर आधारित आंकिक प्रश्न सब कुछ लगा चुके हैं। तो हम अपने अगले चैप्टर में, बल वाले चैप्टर में, न्यूटन की गति से संबंधित नियम को पढ़ते हैं। कल मैंने पिछले टॉपिक में इन टॉपिकों को पढ़ाया भी था, एक बार इन्हें रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखते हैं न्यूटन की गति से संबंधित नियम क्या है। न्यूटन ने गति के लिए 3 नियम दिए, जिन्हें गति के नियम कहते हैं। गति का जो पहला लॉ होता है, पहला नियम होता है, वो ये होता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो वो तब तक विराम की अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी अवस्था में, उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। उसी में आगे है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो तब तक गतिशील रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल लगा करके उनकी अवस्था में, उनकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। एज एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे सपोज दैट कि एक साइकिल है, ये हमारी साइकिल, ये साइकिल अभी विराम की अवस्था में है, मतलब ये साइकिल अभी रुकी हुई है। तो ये तब तक इसी स्थिति में रुकी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। मतलब अगर इसे धक्का देंगे, इस पर बैठ करके चलाएंगे तो हमारे द्वारा ये बाहरी बल हो गया, बात समझे। तो क्या होगा कि जब इस पर बाहरी बल लगाएंगे तो हमारे ये साइकिल क्या करेगा, चलना शुरू कर देगा। तो आप देख रहे हैं ना, पहले ये किस अवस्था में था, विराम की अवस्था में था, लेकिन जब हमने इस पर चल करके, जब हमने इस पर बैठा, इसको चलाना शुरू किया, तब हमारी जो अवस्था थी वो किसी हो गई, गति की अवस्था हो गई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ना कि हमारा जो साइकिल है पहले विराम की अवस्था में था, जब हम इस पर बैठे, बल लगाए, इसको चलाना शुरू किए तो इसकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। विराम अवस्था से किस में चेंज हो जा रहा है, गति अवस्था में चेंज हो जा रहा है। बात समझ में, ठीक है। तो ये जो नियम है, इसी नियम को हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं, न्यूटन का प्रथम लॉ कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ये ले, अगली कही गई बात का, जैसे ये साइकिल किसी सड़क पर गतिमान है तो ये तब तक गतिमान रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल लगा करके इसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। एज एग्जाम्पल, जैसे साइकिल चल रही है ना, तो ये तब तक कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे आप ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक के लगने से हमारा जो साइकिल इसका वेग घटेगा और रुक जाएगा। तो ब्रेक लगाना बाहरी बल हो गया, बात समझे। और इस बाहरी बल से पहले ये गतिशील था और अभी रुक गया तो ये विराम की अवस्था में आ गया। तो आप देख रहे हो ना कि ये गति अवस्था से विराम की अवस्था में और विराम की अवस्था से गति अवस्था में तब आ रहा है जब हम कोई बाहरी बल लगा रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर जी, अगर साइकिल को 4 पैडल मार करके हम छोड़ दें तो भी ये कुछ दूर चल करके रुक जाता है। जी बिल्कुल रुक जाता है, लेकिन तभी रुकने के लिए इसे एक बल की आवश्यकता होती है। सड़क और टायर के बीच घर्षण बल लगता है, जिस घर्षण बल से हमारा ये साइकिल रुकता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन का दूसरा नियम देखते हैं। देखिए, न्यूटन के दूसरे नियम से किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु में मान लेते हैं लगाया गया बल F है। अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तब भी और गतिशील है तब भी, दोनों ही परिस्थितियों में जब इन पर हम बल लगाएंगे, जब इन पर हम फोर्स लगाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि अगर विराम की अवस्था में है तो ये गतिशील हो जाएगा और अगर गतिशील अवस्था में है तो ये विराम की अवस्था में आ जाएगा।
तो दोनों ही परिस्थितियों में इनके वेगों में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जब इनके वेगों में परिवर्तन होगा तो जरा बताओ त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। तो बल लगाने से वस्तु की अवस्था बदलती है, मतलब विराम की अवस्था में तो गतिशील हो जाएगी, और गतिशील है तो वो विराम की अवस्था में आ जाएगी। तो जो हम बल लगाते हैं, लगाया गया बल, वस्तु का द्रव्यमान, जिस वस्तु पर आप बल लगा रहे हो उसका द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न हुआ त्वरण, दोनों का गुणनफल लगाए गए बल के बराबर होता है, अर्थात यह बराबर यम में। इसी को हम लोग न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन का द्वितीय नियम। एंड अगले नियम को समझते हैं। तीसरा नियम। देखिए, जो न्यूटन का तीसरा नियम है इसे हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस तीसरे नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? चलिए देखते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार हम किसी वस्तु पर जितनी क्रिया करते हैं वो वस्तु भी हम पर उतनी ही परंतु विपरीत दिशा में क्रिया करती है। एज एग्जाम्पल, जैसे आप किसी वस्तु को उठा रहे हैं तो वस्तु को उठाने के लिए आप जितना बल उस वस्तु पर आरोपित करते हैं वो वस्तु भी आप पर उतना ही बल आरोपित करेगा, लेकिन आपके विपरीत दिशा में। तो ये आप बल लगा करके आप क्रिया कर करके किसी वस्तु को उठा रहे हैं, क्रिया किया, आपने वस्तु उठ गई। अब ये जो वस्तु उठ रही है तो वस्तु को उठाने में आपने जितना क्रिया किया वस्तु भी आप पर उतना ही क्रिया करती है, लेकिन आपके विपरीत दिशा में। जैसे वस्तु आप ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो हमारा जो वस्तु है ये आप पर क्रिया करेगा और हमारे नीचे की ओर करेगा। बात समझ में? तो ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये तीन नियम है हमारे गति के, जो कि न्यूटन साहब ने। एंड इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है न्यूटन के पहले नियम का स्पष्टीकरण। और इसी स्पष्टीकरण को जड़त्व कहा गया। बात समझ में आई? न्यूटन के पहले नियम का स्पष्टीकरण और इसी स्पष्टीकरण को जड़त्व कहा जाता है। चलिए समझते हैं क्या होता है जड़त्व। इंग्लिश में इसको इनर्शिया कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम क्या है? अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में रहेगा, और कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगा। कब तक? जब तक कि हम उस पर बाहरी बल लगा करके उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन ना कर दें। बात समझ में आई? तो इसी नियम का हम स्पष्टीकरण करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं जड़त्व। तो सबसे पहले जड़त्व की परिभाषा देखते हैं। जड़त्व, देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। वस्तु की इस प्रवृत्ति माने विशेषता, इस प्रवृत्ति को कि वे अपने विराम तथा गति की अवस्था को स्वतः नहीं बदलती, जड़त्व कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक है, कि वस्तु की इस प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति के मतलब विशेषता, वस्तु की इस प्रवृत्ति को कि वे अपनी अवस्था को स्वतः नहीं बदलती। मतलब एग्जाम्पल समझेंगे। मार्कर है, अपनी अवस्था को ये बदल पाएगा? अभी विराम की अवस्था में कोई बल ना लगाओ आप इस पर, तो क्या ये अपनी अवस्था बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। इसको गतिशील कर दो, जैसे फेंक दो, तो फेंकने के बाद ये गतिशील हो जाएगा।
तो ये अपनी अवस्था को खुद नहीं बदल सकते हैं। बदलने के लिए एक रीजन की आवश्यकता होती है। जैसे इसको गतिशील करने के लिए हमको इस पर बल लगाना पड़ेगा, इसी प्रकार से इसको रुकने के लिए इसको फेंक दिए तो गतिशील हो गया। इसको नीचे गिरने के लिए बल की, गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता होती है। बात समझ में? तो क्या इसे फेंक दो, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना लगे तो ये वस्तु नीचे आएगी? नहीं आएगी, ऐसे गतिशील रहेगी। वायु में घर्षण ना हो तब भी नहीं रुकेगा, ऐसे गतिशील होती चली रहेगी। तो कोई भी वस्तु खुद की अवस्था का परिवर्तन स्वतः नहीं कर सकती है, और किसी वस्तु के द्वारा अवस्था का परिवर्तन स्वतः ना करने के गुण को ही जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। बात समझ में? जड़त्व दो प्रकार का होता है। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व। ठीक, जो जड़त्व होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या होता है? जैसे अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो अपने इस गुण को धारण किए रहेगा, अपने इस गुण को तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि कोई बाहरी बल आकर के इस पर ना आरोपित हो। बस समझ में आई? तो वहाँ जो जड़त्व होता है उसे हम लोग कहते हैं विराम का जड़त्व। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो तब तक रहेगा, वो अपने गुण को, गतिशील होने वाले गुण को तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। वहाँ जो जड़त्व होता है उसे हम लोग कहते हैं गति का जड़त्व। तो चलिए, जड़त्वों से संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, उन्हें समझते हैं। विराम जड़त्व के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ विराम जड़त्व। चलिए देखें, विराम जड़त्व के कुछ बहुत जाने पहचाने से उदाहरण है। जैसे एज एग्जाम्पल कि ठहरी हुई गाड़ी की अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुकते हैं। ठीक, ठहरी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे हुए जो यात्री होते हैं ये पीछे की ओर गिर पड़ते हैं या झुकते हैं। क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है? उसका जो रीजन है वो विराम का जड़त्व है। विराम का जड़त्व है। जरा समझिए, हमारा जो शरीर होता है पूरी तरीके से, पूरी कंडीशन को समझते हैं। सपोज दैट आप मान लो कि कार में बैठे हैं, ये कार का सीट हो गया आपका, ये आपके कार का सीट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी आपकी जो गाड़ी है ये गाड़ी रुकी हुई, ठीक है। अभी जो आपकी गाड़ी हुई ये यहाँ पे है, ये क्या है, रुकी हुई है। अब इस स्थिति में जब गाड़ी आपकी रुकी हुई है तब तक तो पूरी वस्तु क्या है, विराम की अवस्था में है। लेकिन अच्छा, आप गाड़ी के साथ बैठे हैं, आपका शरीर हिल डुल रहा है, लेकिन गाड़ी में आप बैठे हैं, आप चल तो नहीं रहे ना। मतलब गाड़ी के साथ यात्री भी विराम की अवस्था में है, विराम की अवस्था में। जो यात्री है ये गाड़ी में बैठा है और गाड़ी अभी रुका हुआ है, तो हिलना डुलने का मतलब ये नहीं कि ये मूवमेंट हो गया, ये चलना हो गया, ये आपकी गति की अवस्था, विराम में अवस्था। जब आप चल रहे हो, जब कुछ विस्थापन आ रहा हो, जब कुछ दूरी तय कर रहे हो, तो उसे कहेंगे गति की अवस्था। बात समझ भाई। तो गाड़ी के साथ
जो यात्री है जो यहाँ बैठा है ये भी विराम की अवस्था में। जब गाड़ी अचानक चलती है तो गाड़ी क्या होता है कि गाड़ी का गाड़ी में जब हम बैठते हैं तो हमारा कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है, कमर से नीचे का जो भाग होता है, ये गाड़ी के साथ सीट से और सीट गाड़ी से संबंधित होता है। यानी यहाँ से निचला भाग, कमर से नीचे का भाग पूरी तरीके से हमारी गाड़ी के साथ विराम की अवस्था में होता है। लेकिन ऊपर का जो भाग होता है ये गाड़ी में विराम की अवस्था में रहता तो है, गाड़ी के साथ ये निचला भाग पूरी तरीके से गाड़ी को, जैसा गाड़ी व्यवहार करेगा उसी तरीके से ये बिहेव करने लगते हैं। अब गाड़ी एकाएक अचानक आगे बढ़ती है तो निचला भाग सीट से और सीट गाड़ी से विराम की अवस्था में था तो वो दोनों गतिशील हो गए, लेकिन ऊपर का भाग अभी भी विराम की अवस्था में है। बात समझ में? जब गाड़ी एकाएक चलना शुरू करती है तो निचला भाग जो है ये गतिशील हो जाती है, लेकिन जो ऊपरी भाग रहता है ये अभी विराम की अवस्था में ही रहते हैं, जिसके कारणवश जैसे गाड़ी हमारे आगे चलती है हम तुरंत पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। जैसे समझोगे, ये हमारा गाड़ी हो गया, ये निचला भाग हो गया कैप, हम ऊपर से हिलने डुलने के लिए फ्री है लेकिन नीचे से नहीं हिलने डुलने के लिए। गाड़ी जब एकाएक चली, ये गाड़ी के साथ पूरी तरीके से संबंधित है। ये हो गया यात्री का ऊपरी भाग। अभी यात्री का ये वाला भाग यानी कमर से ऊपर वाला भाग अभी विराम की अवस्था में, और गाड़ी एकाएक गतिशील हो गई तो गाड़ी तो आगे बढ़ गई ना, लेकिन ये बस तो अभी पीछे ही रह गया। तो इसीलिए जब व्यक्ति ऐसे आगे, जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो व्यक्ति कहाँ गिर पड़ता है? पीछे की ओर। बात समझ में? ठीक है, तो ये जो रीजन होता है इस रीजन को विराम का जड़त्व कहा जाता है। तो इसके और सारे भी उदाहरण है, तो इन उदाहरणों को हम लोग कल समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जो चीज़ें नहीं समझ में आए आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछिए, हम उन चीज़ों को समझाने बताने का अगली वीडियो में प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप प्रयास करिएगा कि यहाँ से जो चीज़ें नोट कर सकें उन्हें नोट करते रहिएगा। ठीक है।